हेलो एवरीवन, आपको ध्यान में होगा हम लोग कल के क्लास में आपका सोशल साइंस स्टार्ट कर चुके थे। सोशल साइंस में हम लोग कल के क्लास में सिविक्स वाला पोर्शन जो है उसको स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग पहला क्लास किए थे जिसमें हम लोग थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बताए थे। सिलेबस बताने के बाद में हम लोग कल का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे जो कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आखिर हम लोग देख रहे थे तो हम लोग आपको बताए थे कि आखिर कैसे वो बना, कौन कौन सा लोग था उसको जो बनाने में आपका इन्वॉल्व हुए, कौन कौन सा मेन कमिटीज़ है वो हम लोग आज देखेंगे। उसके अलावा आपको ध्यान में होगा कि हम लोग किन देशों से कौन कौन सी चीज़ों को लिए हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखे हैं। उसके अलावा हम लोग का जो पहला जो मीटिंग था वो सभी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। तो आपको आज का क्लास जो दूसरा क्लास है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो पूरा जो पोर्शन है जिसमें हम लोग को मेनली आपका मौलिक कर्तव्य जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट, उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज और उसके बीच में आपको मिलता है एक डीपीएसपी। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग आज के क्लास में कोशिश करेंगे खत्म करने का और हम कोशिश करेंगे आज के क्लास में ये जो आपका पहला चैप्टर है जो कि आपको मिलता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका खत्म हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान में होगा कि ये हम लोग का क्लास स्टार्ट हो चुका है कल से, है ना। कल से क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम लोग दोनों पोर्शन को आपका चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आपका पेडागोजी वाला भी 2 क्लास आपका हो चुका है, ये भी आपको ध्यान में होगा, ये हम लोग का दूसरा क्लास है। तो अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो आप लोग कोशिश करिए जितना जल्दी से जल्दी जुड़ जाने का, क्योंकि आपको पता है कि एक बार ये एग्जाम खत्म हो गया तो दोबारा आपको चांस पता नहीं कितना साल बाद में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर अगर आप एलिजिबल हैं तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग इसमें जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आपको ध्यान में होगा हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आपको ध्यान में होगा कि सबसे पहले कौन दिया था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपका 1934 में दिया था, क्या बोलते हैं एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। आपको ध्यान में होगा, आपको ध्यान में होगा कि आपका हम लोग बात किए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आपका 1949 में 1939 में मेनली क्या होता है तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब तक चलता है तो 1945 में, जब तक हिरोशिमा और नागासाकी में आपका बम नहीं गिराया जाता तब तक ये चलते रहता है। इस युद्ध में क्या था, इंडियन की आवश्यकता थी, लोगों की आवश्यकता थी। इसमें भारतीय जो थे वो लोग बोले कि ठीक है अंग्रेजों का हम मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या था, उसके लिए शर्त रखा गया कि अगर हमको आजादी आप दीजिएगा तो हम करेंगे इसका आपका मदद। अंग्रेजों के पास में ये था कि ठीक है हम इनको आजादी दे देते हैं, इनको लास्ट में कोई उपाय नहीं सूझा, इनका इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा खराब कंडीशन हो चुका था युद्ध के कारण, तो वो लोग भारत के ऊपर में कंट्रोल भी कर नहीं सकते थे। तो उन लोगों को लास्ट में उपाय ये लगा कि ठीक है इनको हम आजादी दे देते हैं। और उस आजादी को देने के लिए क्या होता है कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आता है। और ये इनका मेन काम ये था कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मेनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाएगा उसका मेनली ये लोग काम करने का ये लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान में होगा 1946 में क्या होता है तो आपका संविधान सभा बनता है, जो कि किसके अंडर में था तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में था। इसके अंडर में जो पहला मीटिंग होता है जो कि आपका 9 दिसंबर 1946 में होता है। यहां पे आपका अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, कौन तो आपको ध्यान में होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने जाते हैं। इनके द्वारा आपको ध्यान में होगा कि इनके द्वारा फिर 11 आपका दिसंबर 1946 में आपका राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को इसका आपका स्थाई आपका प्रेसिडेंट है ना, स्थाई आपका अध्यक्ष चुन लिया जाता है 11 दिसंबर को। उसके अलावा हम लोग देखें कि आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका जो कि आज बोला जाता है प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। ये प्रियम्बल जो था ये किसके द्वारा पेश किया गया था वहां पे, तो हम आपको बताए थे ये आपका राजेंद्र क्या बोलते हैं सॉरी नेहरू जी के द्वारा आपका पेश किया गया था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा, जो कि बाद में क्या होता है, जो कि बाद में प्रियम्बल बनता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में होगा, उम्मीद है इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको पता होगा कि प्रारूप समिति है ना, आपको ध्यान में होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति इसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सिंपल से हमारे आपके क्या बोलते हैं भीमराव अंबेडकर जी। और ये क्या कर रहे थे, ये पूरा मेनली जो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैप जिसको हम लोग बोलते हैं खाका तैयार करने का जो काम था वो इसको दिया गया था, जिसके चेयरमैन थे आपके बी आर अम्बेडकर जी। ये पूरा आपका 9 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर 1946 से लेके कब तक बना था आपका 26 नवंबर 1950। ठीक है 1949। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये टोटल कितना समय लगा था, तो इसको बनने में टोटल 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। इसको आपका मेनली बना के अडॉप्ट कर लिया गया था आपका 26 नवंबर को, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, इसको लागू किया गया था आपका
26 जनवरी 1950 में, आपको ध्यान में होगा। इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। जब ये बना था उस समय पे इसमें टोटल कितने 8 अनुसूची थे, जिसको हम लोग 8 शेड्यूल बोलते हैं। आज के समय पे कितने हो चुके हैं, तो आज के समय में टोटल 12 शेड्यूल हो चुके हैं। ये सब चीज आपको ध्यान में होगा। उसके अलावा हम लोग कुछ कमिटीज का बात किए थे, आपको बता चुके हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, BR अंबेडकर जी। उसके अलावा आपका केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन, तो आपको ध्यान में होगा आपके जवाहरलाल नेहरू जी। उसके अलावा हम लोग देखते हैं आपका केंद्रीय शक्ति समिति है ना, तो हम लोग आपको बताए थे केंद्र वाला जितना है, चाहे वो केंद्रीय शक्ति समिति हो या फिर केंद्रीय संविधान समिति हो, दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो दोनों के अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू जी मिलते हैं। उसके अलावा हम लोग प्रांतीय समिति का बात किए थे ना, प्रांतीय संविधान समिति, तो आपको ध्यान में होगा प्रांत वाला पूरा का पूरा जितने भी प्रांतों में बंटा हुआ था उन सबको जोड़ने का काम किसको दिया गया था, तो आपको ध्यान में होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इसलिए इनको क्या किया गया, इनको अध्यक्ष भी बनाया गया है ना। उसके अलावा इनको क्या मतलब जितने भी प्रांत हैं उनको क्या अधिकार मिलेगा, कितने उनके पास में पावर्स होंगे, वो सब भी ये एक प्रकार से डिसाइड कर रहा था। उसके अलावा फंडामेंटल राइट है ना, उसके अलावा माइनॉरिटीज है ना, जितने भी हमारे अल्पसंख्यक है, जितने भी हमारे ट्राइबल्स हमारे पीपल है, उन सभी एरियाज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, कैसे वहां का प्रशासन किया जाएगा, इसके भी जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अलावा रूल वाला जो कमिटी था है ना, रूल का जो कि भाई यहाँ पे जो आखिर जो कि जितना भी कार्रवाई हो रहा है, जो भी आपका चाहे वो लोकसभा कार्रवाई हो, राज्यसभा कार्रवाई हो या संविधान सभा का जो कार्रवाई हो, ये कार्रवाई ठीक तरीके से हो, इसके लिए आवश्यक ये था कि इसका भी तो कोई रूल बनाने वाला कोई समिति होना चाहिए। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस समिति के अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये थोड़ा सा कुछ समितिज हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आप उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको याद में होगा क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको देख चुके थे। उसके बाद आपको मिलता है कि हम लोग कौन से कहां से हम लोग क्या क्या लिए थे, तो आपको हम बताए थे कि आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम, इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। उससे हम लोग लगभग हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का 60% से ज्यादा हम लोग वहां से लिए हैं। उसके अलावा आपको ध्यान में हो कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग अन्य देशों से भी लिए हैं, जिसमें हम आपको ध्यान में हो कि हम लोग सबसे पहले हम लोग बात किए थे ब्रिटेन का। ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए, तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का निर्माण कि भाई आखिर कोई कानून जो होगा वो कैसे बनाया जाएगा, कानून का जो शासन, रूल ऑफ लॉ, इसके बारे में भी हम लोग यहां से लिए हैं। मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, इन सभी चीजों को भी हम लोग देख चुके हैं। ये सब हम लोग लास्ट क्लास के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ये सब चीजों को देख चुके थे। उसके अलावा हम लोग यूएसए से आपको ध्यान में होगा हम लोग का लिखित संविधान, हमारा जितना मौलिक अधिकार है वो जो न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो सब भी हम लोग यहां से लिए हैं। राष्ट्रपति जो होंगे वो हमेशा निर्वाचित होंगे, ये हम लोग लिए हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है कि कैसे ये निर्वाचित होंगे, ये हम कहां से लिए, तो ये हम आयरलैंड से लिए। तो ये आपको ध्यान में होगा जितने भी राष्ट्रपति हैं, चाहे उपराष्ट्रपति हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, इनको कैसे इनके पद से हटाया जाएगा, इनका महाभियोग कैसे किया जाएगा, ये हम लोग प्रणाली भी कहां से लिए हैं, तो ये हम लोग आपका यूएसए से लिए। उसके अलावा हम लोग क्या लिए, उसके अलावा आपको ध्यान में होगा वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय जो हम लोग का आपात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका आर्टिकल हम आपको बताए थे 352, 356, 360। ये जो 360 वाला जो आर्टिकल है ये किसका बात करता है, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करता है। ये तीनों आर्टिकल जो है, ये तीनों आर्टिकल किस चीज का बात करता है, तो ये इमरजेंसी का बात करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप उसको ध्यान में होगा, उम्मीद है इसको हम कल के क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए थे। उसके अलावा आपको आयरलैंड से हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 लोग चुने जाते हैं राज्यसभा में, वो 12 लोगों का चुनने का जो पद्धति है वो भी हम लोग वहां से लिए हैं। जो हमारा जो डीपीएसपी है ना, कि भाई ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे, वो भी हम लोग वहीं से लिए हैं। उसके अलावा आपको मिलता है कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं, संघीय व्यवस्था के साथ में मजबूत केंद्र, मतलब जो केंद्र सरकार है वो मजबूत होगा, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां होंगी वो बटी हुई होंगी, ये भी आपको ध्यान में होगा। जो अपशिष्ट शक्ति, हम आपको बताए थे कि जो रेसिड्यूरी पावर्स है, हम लोग बताए थे आपको कि एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जितना भी चीज है उसके ऊपर में कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची में जितना चीज है उसके ऊपर में कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। उसके अलावा जो समवर्ती सूची में है उसके ऊपर में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। उसके अलावा वैसा चीज जिसका की मेंशन ना तो केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में, कहीं पे भी उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उसके ऊपर में कानून कौन बनाएगा, तो उसके ऊपर में कानून हमेशा केंद्र बनाएगा। इसी को बोला जाता है आपका अपशिष्ट शक्ति, जिसके बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में आपका साइबर क्राइम के बारे में बोले थे, जब हम लोग का संविधान बन रहा था उस समय पे साइबर क्राइम नहीं था, अभी के समय में साइबर क्राइम आ चुका है। कुछ ऐसा हो
सकता है कि 20, 30, 40 साल के बाद में कुछ ऐसा समस्या आ जाए जिसके बारे में अभी हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर में कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध होगा, शक्तियों का विभाजन आप में कैसा होगा, उसके अलावा समवर्ती सूची के बारे में। उसके अलावा हम लोग आर्टिकल 108 का बात किए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि आपका कभी अगर राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों में से अगर मतलब दोनों का अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो जाता है, तो क्या होता है, दोनों का ज्वाइंट सीटिंग होता है। ये ज्वाइंट सीटिंग आपको ध्यान में होगा, ये ज्वाइंट सीटिंग का चीज भी हम लोग कहां से लिए हैं, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। एक जगह से दूसरे जगह पे जाके, एक राज्य से दूसरे जगह पे जाके आप काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये सब भी चीज हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, तो ये सब भी चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पे हम केवल इंपॉर्टेंट चीज ही डाल रहे हैं। ठीक है, जर्मनी है, जर्मनी से हम लोग आपातकाल, जर्मनी आपको ध्यान में होगा, हम लोग क्या किए थे, हम लोग हिटलर का बात किए थे, है ना, हिटलर है, हिटलर से हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं कि इमरजेंसी वाला जो चीज है, जितना भी प्रावधान है हम लोग वहां से लिए, केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के। फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोग कहां से लिए, तो हम लोग अमेरिका से लिए, इसको हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। उसके अलावा फ्रांस की क्रांति में 3 शब्द मिलने आए थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता। उसके अलावा आपका गणतंत्र की अवधारणा की भाई एक मतलब हमारा जो राज्य होगा उसमें हमें वो हमेशा गणतंत्र होगा, हमेशा वो रिपब्लिक होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसका हमेशा चुनाव होगा, ये जो चीज है। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से हम लोग लिए हैं कि हम लोग का जो संविधान है वो संविधान में कैसे संशोधन किया जाएगा, संविधान में कुछ ना कुछ चेंज करने की आवश्यकता तो पड़ेगी हमेशा, तो वो चेंज कैसे किया जाएगा। उसके अलावा जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो अवधारणा है वो भी हम लोग वहां से लिए हैं। और उसके अलावा आपको ध्यान में होगा सोवियत संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसएसआर, इससे हम लोग क्या लिए, इससे हम लोग लिए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं, जो कि हम लोग का 51A में है ना, आर्टिकल 51A में हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये सब भी चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक बहुत ज्यादा मुश्किल आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास का जितना चीज है उसको हम लोग एक बार दोबारा से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सीधा सीधा आते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग आपको ध्यान में होगा टोटल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 22 भाग हैं। इन 22 भाग में आपको ये ध्यान में रखना है कि 22 का 22 भाग आपको सारा का सारा ध्यान नहीं रखना है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका जो पहला भाग है, पहला भाग में क्या बोला गया है, पहला भाग में सिंपल, अच्छा पार्ट 1 यहां लिखा हुआ है ना, पार्ट वन में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1 में लिखा हुआ है सिंपल सा केंद्र और उसका जितना भी क्षेत्र है। ठीक है, यूनियन और उसका जो क्षेत्र है वो मतलब आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 1 से लेके 4 तक। उसके अलावा नागरिकता कहां से कहां तक है, तो 5 से लेके 12 तक आपका नागरिकता है, जिसको कि पार्ट 2 बोलते हैं। ये पार्ट 3 है ना, हमेशा आपको फंडामेंटल राइट आपको अलग से पढ़ना है। तो फंडामेंटल राइट आपको ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में आता है। ये जो पार्ट 3 है ना, ये जो पार्ट 3 है ये कहां से कहां तक है, ये आपका 13 से लेके आपका आर्टिकल 35 तक आपका पार्ट 3 है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस चीज को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है, हम लोग को ध्यान में रखना है पार्ट 1 किस चीज का बात करता है, तो यूनियन और टेरिटरी का बात करता है। पार्ट 2 है जो कि सिटीजनशिप का बात करता है कि भाई देश में नागरिक कौन है, कौन नागरिक नहीं है। पार्ट 3 है जो कि मौलिक अधिकार का बात करता है। ठीक है, पार्ट 4 है जो कि आपका डीपीएसपी का बात करता है, और आपका पार्ट आपका 4A जो कि आपका मौलिक कर्तव्य का बात करता है। तो ये आपको कम से कम ये जो 5 चीजें इसको तो आपको ध्यान में रखने हैं, पांचों को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा जितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हम आपको जो जो आर्टिकल्स बोलेंगे आपको बस वही याद रखना है, सारा का सारा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपका केंद्र और उसका क्षेत्र जितना भी यूनियन और उसका जो टेरिटरी है वो, तो आपको ध्यान में होगा कि इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। यूनियन मतलब राज्य को कैसे बनाया जाएगा, किसी राज्य को भारत में कैसे शामिल किया जाएगा, उस राज्य में कैसे परिवर्तन किया जाए, किसी राज्य का कोई क्षेत्र को चेंज करना है, किसी 2 राज्यों को मिला के कोई एक राज्य बनाना है, या फिर कोई किसी एक राज्य को तोड़ के 2 या 2 से अलग 2 से ज्यादा राज्य बनाने हैं, तो ये राज्यों का बनाना या उसको तोड़ना, उसका नाम परिवर्तित करना, ये सारा का सारा चीज कहां लिखा हुआ है, सारा का सारा चीज पहले भाग में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। जितना भी इससे रिलेटेड जितना भी शक्ति है कि कौन कर सकता है, तो ये कौन कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा जो संसद है, हमारा जो संसद है ये कर सकता है इस सभी में जितना भी चेंजेस है वो। अच्छा, भारत का अगर आपसे नाम पूछे कि भारत का नाम क्या है, तो भारत का नाम लिखा हुआ है आपका हमारे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत, तो इंडिया का नाम आपको ध्यान रखना है, इंडिया अर्थात भारत, ये आपका इसका भारत का नाम यहां पे मेंशन है। ठीक है, मतलब किसके पास शक्ति है, तो सारी की सारी शक्ति
जितना भी एरिया को चेंज करना वो सारा शक्ति किसके पास में है, तो संसद के पास में है। उसके बाद में आपको मिलता है पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 किस चीज का बात करता है, पार्ट 2 आपका नागरिकता का बात करता है। नागरिकता कहां से कहां तक है, तो आपका आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो है वो आपका पार्ट 2 का बात करता है। इसमें सिंपल सा बात किया गया कि भारत का नागरिक कौन रहेगा, भारत का नागरिक कौन नहीं है, कैसे आपको नागरिकता मिल सकता है, ये सारा चीज। अच्छा, इन सभी चीजों को लेके भी मतलब आपका जो नागरिकता है ये डिसाइड करने से रिलेटेड जितना भी प्रावधान है, ठीक है, वो कौन करेगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो भी आपका संसद, जितना जो संसद है वो अपने यहाँ पे कानून बनाएगा, उस कानून के आधार पे आपको नागरिकता मिल सकती है। जैसे हम लोग देखें ना कि भाई कानून के द्वारा मतलब क्या किया गया था, संसद के द्वारा आपका CAA लाया गया था, है ना, CAA लाया गया था कि भाई कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, ये सब भी जो चीज है ये इसी के थ्रू आपका किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो नागरिकता हो, ठीक है, चाहे वो आपका केंद्र का या फिर राज्य का जितना भी आपका एरिया का जो चेंज वेंज करना है, एरिया का चेंज करना, कम करना, ज्यादा करना, नाम परिवर्तित करना, बाउंड्री चेंज करना, ये भी सारा शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास में है। आर्टिकल्स क्या क्या ध्यान में रखना है, 1 से लेके 4 किस चीज का बात करता है, तो आपका केंद्र और उसका क्षेत्र जो है उसका बात करता है। आर्टिकल 5 से लेके 11, 5 से लेके 11 किस चीज का बात करता है, तो आपका नागरिकता का बात करता है। चाहे नागरिकता हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं उसका केंद्र और उसका जितना क्षेत्र है उसका है, दोनों का जितना भी प्रावधान है सारा का सारा शक्ति किसके पास में है, तो सारा का सारा शक्ति आपका संसद के पास में। संसद जो है वहां पे सर्वोच्च है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं पार्ट 3 में, जो कि है आपका मौलिक कर्तव्य। पार्ट 3 कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपका मौलिक, आपका क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य पता नहीं हम क्यों बोले थे, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आपको ध्यान में रखना है, कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में सिंपल सा चीज आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकार जो है वो आपको संविधान के द्वारा दिया गया है, ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो आपसे इन अधिकारों को नहीं छीन सकता है। अगर आपसे इन अधिकारों को छीना जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रकार से आपको ध्यान रखना है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वहां पे क्या होगा, वहां पे आपसे वो अधिकार अगर ये पाया जाता है सही में आपसे अधिकार छीना जा रहा है तो उसके ऊपर में कार्रवाई भी किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकार आपको संविधान के द्वारा कुछ ऐसे अधिकार है जो कि मनुष्य का आपके विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, ये लाइन इधर इधर हम किए थे, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, खैर कोई बात नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भारत का जब संविधान बना था, भारत का जब संविधान बना था उसमें टोटल कितने अधिकार थे, तो टोटल 7 प्रकार के अधिकार थे, टोटल 7 प्रकार के अधिकार थे। लेकिन अब कितने हो चुके हैं, अब टोटल 6 प्रकार के अधिकार हो चुके हैं। एक जो अधिकार है ये एक अधिकार कम हुआ है, तो एक अधिकार कौन सा कम हुआ है, तो एक अधिकार ध्यान में रखना है, एक था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। इस राइट टू प्रॉपर्टी को आपका हटा दिया गया है। आपका 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 है, ठीक है। 1978 में आपका क्या हुआ था, आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उससे आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको आपका हटा दिया गया था। ये राइट प्रॉपर्टी हटाने का क्या आवश्यकता पड़ा था, इस चीज को देख लीजिए। पहले क्या था, पहले मान के चलते हैं एक बड़ा सा गांव है, और उस बड़े से गांव में होता ये था कि भाई ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये होता ये था कि ये पूरा एरिया किसी एक व्यक्ति का है, ये पूरा एरिया किसी दूसरे व्यक्ति का है, ये पूरा एरिया किसी तीसरे व्यक्ति का है। और उसके अलावा जितना जो ये जो एरिया बचा, इस एरिया में हो सकता है कोई व्यक्ति जिसके पास में इतना छोटा सा स्पेस है, किसी के पास में इतना छोटा सा है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से ये छोटा छोटा सा एरिया इसके अंदर में बटा हुआ रहता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा क्या हुआ ये कि भाई यहाँ पे अगर ऐसा होगा कि किसी के पास में इतना जमीन और किसी के पास में इतना बड़ा सा जमीन, तो उससे क्या होगा, उससे होगा सिंपल सा ये कि जो आपका आर्थिक विषमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके कारण में ये हुआ कि हम लोगों को कोशिश ये करने का हुआ कि भाई हम क्या करें, हम इक्वालिटी लेके आए। और इक्वालिटी लाने के लिए जरूरी ये था कि जो जमींदार हैं, जो जमींदारों को किसकी मतलब एक प्रकार से जब मुगल का जब टाइम था या फिर जो अंग्रेजों का टाइम था, उस समय पे क्या किया गया, उस समय जमींदारों को पैसा मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी जमीनें दी गई थी, है ना। इन लोगों से ही जमीनें छीन छीन के इन लोगों को दी गई थी। तो क्या किया गया, कोशिश ये किया गया था कि ये जो जमीन है इन जमीनों को दोबारा इन लोगों को दिया जा सके। तो उसके लिए जरूरत ये था कि भाई हम क्या करें, हम इनकी प्रॉपर्टी को मान के चलते हैं, आपका ये प्रॉपर्टी है ना, आपका ये प्रॉपर्टी है। अब आपके इस प्रॉपर्टी को अगर हमको छीनना है, आपसे लेके अन्य लोगों को देना है, तो ये तो आपका क्या, आपका राइट टू प्रॉपर्टी था,
कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जितना भी प्रॉपर्टी चाहते हैं आप रख सकते हैं, यही था उसका राइट टू प्रॉपर्टी में। तो अगर ऐसा है तो होता यह था कि सरकार जब आपसे जमीनों को छीनती थी, जब आपसे जमीनों को लेती थी, तो होता यह था कि आप क्या करते थे, आप सीधा सीधा जाते थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता था कि आपको ये जमीन वापस दे देता था कि अच्छा नहीं ठीक है, ये तो मौलिक अधिकार है, आप इसको नहीं हटा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना कि इस चीज के लिए क्या हुआ, इस चीज के लिए जरूरत ये हो कि हम लोग क्या करें, हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करें, राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोग समाप्त कर दिए। इसलिए ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ, और उसके थ्रू क्या हुआ, उसके थ्रू आपका जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, और अभी संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका एक केवल लीगल राइट है, लीगल राइट है, जो कि आपका आर्टिकल 300A में है, ठीक है, आपका आर्टिकल 300A। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग का संविधान बना था उस समय पे कितने अधिकार थे, टोटल 7 अधिकार थे, अभी कितने, अभी टोटल 6 अधिकार हमारे पास में, उन 6 को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला आपको मिलता है समानता का अधिकार, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपको मिलता है समानता का अधिकार। ये जो समानता का अधिकार है मतलब कि क्या मतलब, सिंपल से ये कि कानून के नजर में सभी के सभी बराबर हैं, किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको पता है हमारा जो सोसाइटी है यहाँ पे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत समय तक लोगों के साथ में अत्याचार हुआ है, लोगों के साथ में भेदभाव हुआ है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हम लोग के लिए आवश्यक ये था कि भाई हम क्या करें, हम इन लोगों के साथ में ऐसा कोई व्यवस्था करें कि इनके साथ में कभी भी कोई भेदभाव ना हो, और उस चीज के लिए हम क्या किए, उस चीज के लिए हम लोग ये किए कि हम क्या करते हैं, हम लोग समानता का चीज लेके आते हैं, विधि के समक्ष समानता, है ना, विधि के सभी समक्ष समानता, आर्टिकल 14 वाला जो चीज है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सिंपल से ये करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समानता का अधिकार लेके आते हैं कि भाई जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग क्या रहेंगे, सभी के सभी लोग समान रहें, किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो भेदभाव वाला अंत वाला चीज है, जो आपका समानता वाला जो चीज है, वो कहां से कहां तक आता है, आर्टिकल आपका 14 से लेके आपका 18 तक क्या है, आपका समानता का अधिकार है, ठीक है। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से लेके 18 तक है। उसके अलावा आपको मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता की आप क्या कर सकते हैं, आप जहां मन वहां घूम सकते हैं, आपके पास में बोलने की स्वतंत्रता है, आपको आपके जीवन से रिलेटेड आपको स्वतंत्रता है कि आपसे आपका कोई जान नहीं ले सकता है। तो ये सब जो चीज है ना, ये जो आपके पास में आपको स्वतंत्रता मिली है कि आप कहीं पे भी रह सकते हैं भारत में, आप कहीं पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं, आप जो चाहें वो क्या बोलते हैं कपड़ा पहन सकते हैं, आप कहीं पे भी जो मन कर सकता है वो कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, वो सब जो चीज है वो क्या आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये कहां से कहां तक है, आपका आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। उसके अलावा आपको मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, मतलब आपका जो बॉडी है, आपका बॉडी को कोई बेच नहीं सकता है, आपका बॉडी का कोई पार्ट है उसको कोई बेच नहीं सकता। हम लोग देखते हैं ना जो बंधुआ मजदूरी है ना, बंधुआ मजदूरी वैसा जो चीज होता है, वो सब भी चीज आपका समाप्त करने का बात किया गया, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड लेबर, वो चाइल्ड लेबर का भी समाप्ति यहीं पे आपका शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार में मिलता है, जो कि आपका आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 के बीच में है। उसके अलावा आपको मिलता है कि आपको मिलता है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता क्या है, धर्म की स्वतंत्रता मतलब कि आप जो मन धर्म मान सकते हैं, किसी धर्म में आप कन्वर्ट होना चाहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज है, ये आपका धर्म से रिलेटेड जो आपको स्वतंत्रता मिला है, ये कहां से कहां तक है, आपका 25 से लेकर 28 तक है। उसके अलावा आपको मिलता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। जितने भी हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों के पास में ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने संस्कृति को बचाने के लिए। अच्छा, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, तो अल्पसंख्यक एक तो आपका संख्या के आधार पे जो धर्म है, धर्म के आधार पे होते हैं कि भाई धर्म के आधार पे किन्हीं की संख्या बहुत कम है, और एक होता है लैंग्वेज के मतलब आधार पे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका की लैंग्वेज बहुत बोलने वाले बहुत कम बचे हुए। जैसे कि आपको मिलता है झारखंड में एक लैंग्वेज जिसका आपको नाम मिलता है असुरी भाषा। ये असुरी भाषा बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा कम बचे हुए हैं, तो ये क्या, ये एक प्रकार से अल्पसंख्यक में आएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वैसा जिसका की संख्या कम है उन लोगों को क्या दिया गया, उन लोगों को आर्टिकल 29 और 30 के तहत क्या दिया है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये लोग अपनी संस्कृति और अपने शिक्षा को मतलब एक प्रकार से जो भी उनमें समाज में जो भी शिक्षा उक्षा है उन सभी को वो बचा के रखने के लिए वो प्रावधान कर सकते हैं आर्टिकल 29 और 30 के तहत। उसके अलावा आपको मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब ये क्या है, मतलब कि भाई ये जितने भी 5 अधिकार हम लोग देखे हैं, ये जो 5 अधिकार है, अगर इन 5 अधिकारों का कभी भी हनन होता है, कभी भी आपसे ये छीना जाता है, तो ये जो अधिकार है ये जाके और ये सभी को क्या करेगा, ये इन सभी को आपका बचाने का काम करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां से कहां तक है, आपका 32 से लेके 35 तक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा।
कि कौन कौन सा अधिकार। सबसे पहले आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो आपका 19 से लेके आपका 22 तक है। उसके अलावा आपको मिलता है आपका शोषण से विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है, तो आपको मिलता है 23 और 24 जो है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार का बात करता है। उसके अलावा आपको मिलता है आपका धर्म का अधिकार। धर्म का अधिकार 25 से लेके 28। उसके अलावा आपका शिक्षा और आपका जो संस्कृति है उससे रिलेटेड 29 और 30। और लास्ट में फिर आपको मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आप केवल आर्टिकल 32 आप ध्यान में रखिएगा, वो भी बहुत है, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, भाई समानता का अधिकार में कौन कौन सा चीज आता है, स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन सा चीज आता है, उन सभी चीजों के थोड़ा से अंदर हम लोग जाएंगे और कौन कौन सा आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे आर्टिकल 14 से लेकर 18। हम क्या बोले, 14 से लेकर 18 आपका क्या था, समानता का अधिकार। इसमें कौन कौन सा चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको ध्यान में रखना है एक ये अधिकार है कि आपके साथ में क्या होगा, आपके साथ में कभी भी क्या बोलते हैं छुआछूत का अंत किया जाएगा, अनटचेबिलिटी, ठीक है। कहीं पे भी अगर अनटचेबिलिटी होता है, कहीं पे भी अगर अनटचेबिलिटी हो रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको आपका समाप्त करने का कोशिश किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि अनटचेबिलिटी जो है वो कहां पे है, आर्टिकल 17 में है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किस चीज का बात करता है, आर्टिकल 14 बात करता है आपका कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून के नजर में चाहे वो अंबानी जी हो चाहे वो कोई एक आम व्यक्ति हो, वो दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि कानून के समक्ष समानता, किसी के साथ भी कानून के द्वारा किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं पे भी वो जन्म लिया हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, किसी भी आधार पे उसके लिए एक प्रकार से उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष समानता होगा, व्यवहार जो होगा वो सेम होगा। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिए। कानून के समक्ष समानता कहां से हम लोग लिए हैं, तो आपका आर्टिकल 14 आपको मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा आप इसमें ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आर्टिकल 17 का हम बात किए। आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। यहां देखिए आर्टिकल 14 आर्टिकल 17 इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा आपको मिलता है एक आर्टिकल 18, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या बात करता है, आर्टिकल 18 बात करता है आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कि आप जितने भी उपाधि हैं, जैसे कि आप मान के चलते हैं कि क्या बोलते हैं आपको, जैसे पहले के टाइम में था ना कि भाई जो महाराजा होते थे, है ना, या फिर मान के चलते हैं कोई राजकुमार होता था तो हम लोग बोलते थे महाराजा धीराज, ये वो फलाना ढिमकाना पधार, उसके बाद में फिर नाम, उसके बाद फिर बोलते थे वो पधार रहे हैं, वैसा, है ना। तो क्या था, नाम से पहले बहुत सारा उसमें टाइटल्स जुड़ा हुआ था। तो बोला गया कि अब से कोई भी व्यक्ति अपना टाइटल्स को नहीं लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति टाइटल्स नहीं लगाएगा, ठीक है, अपने नाम से पहले। केवल कौन लगा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है वैसा कोई केवल लगा सकता है जो कि क्या है, जो कि एक प्रकार से शिक्षा से रिलेटेड है ना, शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। शिक्षा से रिलेटेड जो होगा, जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई अगर डॉक्टरेट अगर किया हुआ है तो अपना नाम से आगे वो क्या करता है, डॉक्टर वगैरह सब लगाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा, आपका शिक्षा से रिलेटेड अगर कोई उपाधि है तो वो लगा सकता है। और सेना से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड कि अगर कोई कर्नल है, कोई मेजर है, तो उससे पहले वो लगा सकता है, उसके अलावा वो नहीं लगाएगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि भाई आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का अंत का बात करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बात किए, सबसे पहले हम लोग बात किए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 का। आर्टिकल 14 से लेकर 18 किस चीज का बात करता है, तो ये आपका समानता का बात करता है, जिसमें हम लोग 14 बात किए। 14 किस चीज का बात कर रहा है, 14 बात कर रहा है सिंपल सा आपका कि भाई कानून के समक्ष सभी बराबर है, ठीक है। आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 14। आर्टिकल 15 अगर ध्यान में रहेगा तो रख सकते हैं। आर्टिकल 15 बात करता है कि क्या बोलते हैं, किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 है। उसके अलावा हम आपको आर्टिकल 17 बताएं। आर्टिकल 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। उसके अलावा हम आपको बताएं आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 है आपका उपाधियों का अंत। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा आपको मिलता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 किस चीज का बात कर रहा है, तो आपका स्वतंत्रता का बात कर रहा है। केवल आप इसमें केवल आप 19 आर्टिकल 19 केवल ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार के अधिकार मिले हैं। कौन कौन सा अधिकार है, तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जो चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसमें आपका प्रेस की स्वतंत्रता है ना, प्रेस या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं मीडिया, आप जो मन वो छाप सकते हैं, वो सब चीज जो है वो क्या है, वो आपके पास में अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां पे आपको मिलता है, आपको आर्टिकल
19 में मिलता है। उसके अलावा आर्टिकल 19 में और कौन कौन सा स्वतंत्रता मिलता है? तो आप शांतिपूर्ण रूप से सभा कर सकते हैं, है ना। आप चाहते हैं कि भाई हम मीटिंग करें तो आप मीटिंग कर सकते हैं। आप किसी नया प्रकार का संगठन बनाना चाहते हैं, किसी प्रकार का यूनियन बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। आप पूरे भारत में कहीं पे भी आप आना जाना चाहते हैं कि आपको मन कर रहा है कि आप क्या बोलते हैं केरल में जाके घूम फिर के आए तो आप घूम फिर सकते हैं। आपको मन कर रहा है अरुणाचल में, त्रिपुरा में, कहीं पे भी जाके रहने का तो आप वहां पे आप जाके आ सकते हैं। आपका आवागमन जो है ना, जो आपके क्या बोलते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन, आप आना जाना कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मिलता है निवास, आप पूरे भारत में से जहां मन वहां रह सकते हैं। आपको कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप इस जगह से है तो आप यहां नहीं रख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा व्यवसाय कि आप जो मन चाहते हैं, है ना, खाली केवल वो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ड्रग्स वरग्स बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। उसके अलावा जो आपका नैतिक चीज जो जितना होगा, है ना, जो कि कानून के नजर में जो सही है, वो सारा का सारा आप व्यवसाय कर सकते हैं। आप बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता आती है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 किस चीज का है? अभिव्यक्ति की आजादी है, शांतिपूर्ण सभा है, संघ है, आवागमन है, निवास है और व्यवसाय है। तो ये आप आर्टिकल 19 आप इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना, अच्छा हम क्या आपको बताएं, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है? इसमें आपके पास में है स्वतंत्रता, है ना, आपके पास में है स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 हम देख चुके हैं। उसके अलावा आपको यहां पे इसमें और कोई आर्टिकल ध्यान में रखना है, आपको आर्टिकल 21 ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है? आपको आर्टिकल 21 ध्यान में रखना है। आर्टिकल 21 क्या है? आपको आर्टिकल 21 मिलता है आपका जीवन का स्वतंत्रता, कि आपका जो जीवन है वो कोई और व्यक्ति आपके जीवन को नहीं ले सकता, कोई आपका हत्या नहीं कर सकता है। तो ये क्या? ये है आपका आर्टिकल 21। एक और आप ध्यान में रखिएगा, आपका आर्टिकल 21A, ठीक है, यहां होगा शायद मेंशन के हाँ, ये देखिए आपका एक आपको ध्यान रखना आर्टिकल 21 से। आपका आर्टिकल 21 से क्या है? आपका है तो आपका आर्टिकल 21A ये है कि आपका क्या किया गया था ना, आपका 86वां आपका संविधान संशोधन किया गया था आपका 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय पे ना थोड़ा एजुकेशन के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। उस समय पे जो राष्ट्रपति थे वो आपके क्या बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो आपके प्रधानमंत्री थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मिलते हैं। और ये कोशिश कर रहे थे कि क्या किया जाए, ये कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में डाला जाए। तो यहां पे ये बोला गया कि आपका आर्टिकल 21 में उसी समय पे आपका 2002 में जोड़ा गया था कि भाई क्या होगा ये कि शिक्षा का अधिकार होगा सभी लोगों के पास में। शिक्षा का अधिकार में ये था कि जो आपका एज 6 से लेके, है ना, कहां गया, हाँ ये रहा, 6 से लेके 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को सरकार जो होगा वो एक प्रकार से फ्री में एजुकेशन देने का काम करेगा। तो ये क्या, यहाँ पे लोगों के पास में, बच्चों के पास में ये अधिकार मिल गया कि उनके पास में शिक्षा का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल हम आपको क्या क्या बात किए, आपसे आर्टिकल हम 19 से लेके 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में हम आपको बोले टोटल 6 प्रकार के अधिकार, है ना, कहीं पे भी आना जाना, कहीं पे भी रहना, सभा करना, वो सब जो चीज था वो सब, है ना। उसके अलावा हम आपको बात किए आपका आर्टिकल 21 की आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है उससे रिलेटेड जितना अधिकार है वो यहाँ पे कि आपका अधिकार, आपका जो जीवन है, जो आपका जो प्राइवेसी है उससे रिलेटेड। उसके अलावा हम आपसे बात किए आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A सिंपल सा क्या किया गया था, इसको 2002 में जोड़ा गया था। ये हमेशा पहले से हमारे संविधान में नहीं था, आर्टिकल 2002 में ये जोड़ा गया था आर्टिकल 21A। इस आर्टिकल 21A में क्या है, तो 21A में है आपका राइट टू एजुकेशन। ये किस एज के लिए, तो आपका 6 से लेके 14 साल के बच्चों को क्या किया जाता है, यहाँ पे निःशुल्क आपका दिया जाता है। आपका क्या, तो आपको ध्यान में रखना है, आपका एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको ये सब नीचे जो लिखा हुआ है ये सब चीज आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। इसको हम जो इंपॉर्टेंट है हम आपको केवल ये बता रहे हैं। हाँ, ये आप आर्टिकल 23 और 24 ध्यान में रख सकते हैं। आर्टिकल 23 किस चीज का बात करता है, आप आर्टिकल 23 बात करता है कि जितना भी बंधुआ मजदूरी होता है ना, बंधुआ मजदूरी जो होता है वो सब बंधुआ मजदूरी क्या होता था, बंधुआ मजदूरी ये होता था कि आपको मजदूरी करवाया जा रहा है लाइफ भर और आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा चीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बेगारी बोलते हैं ना, कि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, केवल आपको काम करवाया जा रहा है, खाना वाना दिया जा रहा है, केवल आपको हो सकता है कि आपको पहनने के लिए कपड़ा दे दिया जा रहा है 6 महीना में एक बार, और आप पूरा जीवन आप उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो, ये हुआ बेगारी, जिसको हम लोग बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। तो ये बंधुआ मजदूरी का जो अंत है ये भी आपका आर्टिकल 23 में है, ठीक है। और उसके अलावा आपको मिलता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किस चीज का बात करता है, तो आर्टिकल 24 बात करता है आपका कि भाई
जो भी 14 साल से कम के बच्चे होंगे वो लोग कभी भी कोई क्या बोलते हैं खतरनाक काम नहीं करने वाले। यहां पे आपको जो मिलता है आपको चाइल्ड लेबर है ना, कि बच्चों से आपको काम नहीं कराना है, ठीक है। तो ये चीज कहां पे है, ये भी आपका आर्टिकल 24 में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम कौन कौन सा आर्टिकल की बात किए हैं, आर्टिकल 19 बात किए हैं 6 प्रकार का अधिकार। उसके अलावा हम आपसे बात किए हैं आर्टिकल 21 का बात किए हैं आपका जीवन का अधिकार। उसके अलावा आर्टिकल 21A बात किए हैं आपका शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 साल तक का बच्चा। 86वां संविधान संशोधन 2002। उसके अलावा हम आपसे बात किए हैं आर्टिकल 23 का बात किए हैं, जहां पे हम आपसे बात किए कि भाई आपका जो मानव तस्करी या फिर जो हम लोग इसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, वो सब चीज का अंत किया जाएगा। और फिर आपसे हम बात किए आर्टिकल 24, जिसमें हम आपको क्या बात किए, चाइल्ड लेबर का बात किया, ठीक है, चाइल्ड लेबर का बात किया। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रहेगा। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये क्या था, यहाँ पे ये था सिंपल सा ये था आपका समानता का अधिकार, है ना। उसके अलावा हम देखिए 19 से लेके 22 तक क्या है, ये है आपका स्वतंत्रता, यह है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये दोनों चीजें हमको लगता है बिल्कुल आसान सा चीज है, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको मिलता है धर्म का अधिकार। धर्म का अधिकार में कोई आर्टिकल आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि 25 से लेकर 28 तक है, वो धर्म के अधिकार का बात करता है, ठीक है। धर्म का अधिकार जो है, आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो आपका 25 से लेकर 28 तक वही है इसमें, कि आपका धार्मिक मामलों का प्रबंधन, धर्म को मानना, अपना धर्म का प्रचार प्रसार, ये आपका 25 से लेकर आपको 28 तक मिलता है। उसके अलावा आपको 29 और 30 ये जो दो आर्टिकल है ना, आ गया भाई, आर्टिकल 29 और 23, ये जो 29 और 23 है ये किस चीज का बात करता है, तो ये बात करता है आपका संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड, जो कि हम लोग बोल देते हैं ना आपका अल्पसंख्यक का जो अधिकार है उसका यहाँ पे इसमें बात किया जा रहा है। तो ये भी आसान सा चीज है, इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आपको इसके अंदर वाला कोई याद नहीं रखना है। और उसके अलावा केवल हम आपको जो बोले हैं आपका आर्टिकल 32 से लेके 35 तक जो है आपका क्या आपका है, आपका क्या बोलते हैं उसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, की अगर गलती से आपका जितना भी 5 प्रकार का अधिकार का पहले हम लोग बात कर चुके हैं, वो 5 प्रकार का अधिकार जो है उसका अगर गलती से हनन होता है तो वो क्या होगा, वो आपका एक प्रकार से यहाँ पे आर्टिकल 32 से लेके 35 जो है वो आपका उन सभी को बचाने का काम करेगा। तो ये बिल्कुल आसान सा चीज है ना। आर्टिकल 32 के थ्रू क्या होता है, आर्टिकल 32 के थ्रू जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो क्या करता है, वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। आपको बस ध्यान रखना है 5 प्रकार का रिट जारी होता है। ये रिट ये होता है कि भाई ये क्या होता है, ये ऐसा एक प्रकार से एक ऐसा ऑर्डर जो क्या करता है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट को बचाने का काम करता है, जो आपका फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए एक ऐसा अधिकार जो कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर आपका उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिट, ठीक है। और ये रिट कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। ये रिट कहां पे लिखा गया है, तो ये आर्टिकल 32 में लिखा गया है। आर्टिकल 32 के थ्रू क्या होता है, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो रिट जारी करता है। आर्टिकल 226 है एक, ठीक है। आर्टिकल 226 के तहत क्या होता है, हाई कोर्ट जो होता है वो रिट जारी करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये दो आर्टिकल्स भी आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ठीक है। आसान सा है, मुश्किल हमको नहीं लगता इसमें कोई होना चाहिए, है ना। कुछ आपके पास में प्रश्न हो, कुछ समझ में ना आए तो आप पूछिएगा, ठीक है। ये 5 प्रकार के रीट का हम यहाँ पे बात किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग जो हमारा पार्ट 3 था, पार्ट 3 जो था जिसमें हम लोग क्या किए, जिसमें लोग फंडामेंटल राइट को देखें, जो कि आपका आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक था। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या किए, इसको हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग टोटल 6 प्रकार के अधिकारों का हम लोग बात किए हैं, ठीक है। 6 प्रकार के अधिकारों का बात किए। उम्मीद है इसमें कोई खास मुश्किल आपको नहीं होना चाहिए। एक बार हम लोग देख ले, क्या थोड़ा सा रिकैप कर लें, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, एक बार आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। मौलिक अधिकार सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18। आर्टिकल 14 से लेकर 18 क्या है, आपका समानता का अधिकार है। इसमें हम आपको आर्टिकल 14 बताए हैं जो कि आपका विधि के समक्ष समानता, सभी के लिए कानून जो होगा वो बराबर होगा। उसके अलावा हम आपको क्या बोले, उसके अलावा हम आपको बोले आपका आर्टिकल 15, अगर आपको ध्यान में रहे तो ध्यान रखिएगा, जिस जो बात करता है भेदभाव का अंत। आर्टिकल जो 17 है, 17 का हम लोग बात किए, 17 जो है वो क्या बात करता है, वो सिंपल सा बात करता है कि भाई अच्छा, आर्टिकल 16 भी था एक आर्टिकल, अगर 16 ध्यान में रहे तो ठीक है, नहीं ध्यान में रहे तो मत रखिएगा। आर्टिकल 16 बात करता है कि भाई सभी को ना इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। तो एक प्रकार से क्या हुआ, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, ठीक है। आर्टिकल 15
आर्टिकल 15 क्या है, भेदभाव का अंत, किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 जो है वो क्या करता है, वो सभी को अवसर जो होगा वो समान दिया जाएगा। आर्टिकल 17 जो है वो हम आपको बताएं, 17 से खतरा ध्यान में रखिएगा। अगर कोई खतरनाक काम कर रहा है, खतरनाक काम क्या है, खतरनाक काम है आपका छुआछूत करना, है ना। अगर कोई छुआछूत कर रहा है, कोई अस्पृश्यता कर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत बुरा है। तो ये ध्यान रखना है कि छुआछूत का अंत जो है ना, या फिर अस्पृश्यता का जो अंत है वो कहां पे है, आर्टिकल 17 में दिया गया है। तो आर्टिकल 17 ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 18 है आपका उपाधियों का अंत, तो ये आपका 14 से लेकर 18 जो है वो है आपका समानता का बात करता है। उसके अलावा हम क्या बोले, उसके अलावा आपको बताया गया है कि आपका क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो हम आपको बोले स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो है वो आपका स्वतंत्रता का बात करता है। यहां पे आपका जो आर्टिकल आपका 19 है, आर्टिकल 19 है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का अधिकारों का मतलब 6 प्रकार का स्वतंत्रता का बात किया गया है। आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप सभा कर सकते हैं, आप जुलूस जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सभा होगा ये ना बिना हथियारों का होना चाहिए, बिना हथियार। ऐसा नहीं कि आप हथियार लेके आप सब सभा करने गए, वैसा नहीं होगा। आप अपना संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, आप कहीं पे भी आना जाना कर सकते हैं, आप कहीं पे भी रह सकते हैं, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप केवल वो व्यवसाय जो करिएगा वो बढ़िया व्यवसाय होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम आपको बोले क्या, उसके अलावा आपको बोले आर्टिकल 21 ध्यान में रखने के लिए आपको बोला गया। आर्टिकल 21 क्या था, आपको आर्टिकल 21 है जिसको हम बोले आपका जीवन का जो अधिकार है, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जो आपका राइट टू प्राइवेसी है। जैसा अगर मान के चलते हैं आपसे पूछे कि भाई आप जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि बताइए कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो वो लव मैरिज किस आर्टिकल के थ्रू आप कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि वो किस में आएगा, वो आपका आर्टिकल 21 में आएगा, क्योंकि आपका आर्टिकल 21 है वो राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी का बात करता है। तो यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे आपका लव मैरिज भी आप यहां पे कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 21 क्या है कि आपसे कोई आपका जीवन नहीं छीन सकता है, ठीक है, आपसे कोई आपका जान नहीं ले सकता है, ये सब चीज। उसके अलावा आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A किसका बात कर रहा है, तो आर्टिकल 21A सिंबल से बात कर रहा है किसका, तो आपका राइट टू एजुकेशन का बात कर रहा है, जिसको कि क्या किया, जिसको कि आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू आपका ऐड किया गया है, जिसमें है आपका कि आप क्या करिएगा, आप 6 साल से लेके आप 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या होगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आप प्रोवाइड करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 22 हो गया। उसके अलावा हम लोग क्या देखें, उसके अलावा आपका आर्टिकल कहां गया, आर्टिकल 23 भी देखे है ना। आर्टिकल 23 आपको हम बताए थे, आर्टिकल 23 क्या था कि बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, मानव तस्करी नहीं कर सकते। मानव तस्करी मतलब क्या होता है, मानव तस्करी मतलब आप ह्यूमन का बॉडी आप कहीं पे नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप क्या बोलते हैं किडनी विडनी निकाल के किसी का बेच रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये मानव तस्करी होगा। तो ये चीज नहीं कर सकते हैं आप, बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 24 है जो कि बात करता है कि आप क्या होगा, 14 साल से जितने भी कम बच्चे होंगे उनको कोई खतरनाक काम में इन्वॉल्व नहीं करना है। चाइल्ड लेबर जो होगा वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड होगा, है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा आपको मिलता है धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से लेकर 28। उसके अलावा आपको मिलता है 19 और 30 आपको मिलता है किस चीज का, 19 और 30 आपको मिलता है आपका संस्कृति और आपका शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में लास्ट में आपको मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके थ्रू जो कि आपका 32 और आर्टिकल 32 से लेके 35 तक, जिसमें आपका आर्टिकल 32 जो है उसके थ्रू आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उसी प्रकार से जैसा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वैसा ही क्या होता है, वैसा ही आपका हाई कोर्ट भी रिट जारी करने का काम करता है। ये जो रिट होता है ये एक प्रकार का ऑर्डर है जो कि क्या कर रहा है, जो कि आपके क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट को, आपके मौलिक अधिकारों को बचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ऑर्डर जो कि आपके फंडामेंटल राइट को बचाने का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट जारी, आपका रिट बोलते हैं। रिट किस आर्टिकल के थ्रू जारी होता है, तो आर्टिकल 32 के थ्रू क्या होता है, आर्टिकल 32 के थ्रू आपका सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के थ्रू आपका क्या होता है, आपका हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहां तो कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं डीपीएसपी में। हम आपको बताए थे कि डीपीएसपी आखिर होता क्या है ना। आपको बताए थे कि डीपीएसपी आखिर होता क्या, तो हम आपको बताए थे कि डीपीएसपी के लिए क्या होगा, डीपीएसपी के लिए एक सेकेंड जरा सा, भाई कहां से ये मधुमक्खी आ गया, गलती से डंक वंक ना मार दे, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि आपका
आर्ट क्या बोलते हैं, पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 जो था वो क्या कर रहा था, वो आपका यूनियन और उसका टेरिटरी का बात कर रहा था, है ना। उसके अलावा हम लोग क्या देखे, पार्ट 2 देखे हम लोग। पार्ट 2 क्या कर रहा था, उसका आपका सिटीजनशिप का बात कर रहा था। उसके बाद 3 देखे, 3 क्या है, फंडामेंटल राइट का बात कर रहा है। पार्ट 4 जो है वो क्या कर रहा है, वो आपका डीपीएसपी का बात कर रहा है। डीपीएसपी के बारे में हम कल के क्लास में बताए थे कि एज क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास बॉर्न, क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन, है ना। हम लोग ज्यादातर लोग क्या है, हम लोग ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे हैं, है ना। लोअर मिडिल क्लास वैसा हम लोग का फैमिली रहा है हमेशा से। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसा फैमिली में रहने के कारण क्या होता है, ऐसा फैमिली के रहने के कारण आप लोग देखते हैं कि हम लोग जब घर वर बनाते हैं, तो हम लोग घर में जब बना रहे होते हैं तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम ना ये लगाएंगे, यहाँ पे हम ऐसा टाइल्स लगाएंगे, यहाँ पे हम ये चीज रखेंगे, है ना, यहाँ पे ऐसा होगा, किचन विचन में हम लोग सारा चीज का व्यवस्था रखते हैं कि हाँ अगर कभी करना पड़े तो वो सब चीज रहे हम लोग के पास में। लेकिन हम लोग को के पास में थोड़ा पैसा जो है वो लिमिटेड है। अब जब पैसा लिमिटेड है तो हम लोग के पास में ये होता है कि ठीक है अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी हम इसको नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब मेरे पास में पैसा आएगा तब हम उसको लगाएंगे। ये हम लोग का सिंपल सा फंडा रहता है। उसी प्रकार से जब हम लोग का संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको कि भारतीय संविधान निर्माताओं को लगा कि हाँ इन सभी चीजों को हमारे संविधान में होना चाहिए, लेकिन अभी तुरंत के तुरंत हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी तुरंत इसको लागू नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इसको डीपीएसपी में डाला गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि क्या करता है, जो कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सॉरी क्या हम पॉलिसी क्यों लिख रहे हैं, स्टेट पॉलिसी। मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से ये निर्देश देने का काम करेगा। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या होगा, ये निर्देश देने का काम करेगा किसको, जब भी कोई राज्य जो है, कोई राज्य मतलब कि स्टेट, जब भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जब स्टेट का बात करते हैं तो हम किसका बात कर रहे होते हैं, हम लोग बात कर रहे होते हैं आपका सरकार का। ठीक है, आपका स्टेट पॉलिसी ये सिंपल सा बात कर रहा है कि ये क्या होगा, ये एक प्रकार से डायरेक्टिव की तरीके से, ये एक प्रकार से निर्देश की तरीके से काम करेगा। किसके लिए निर्देश की तरीके से, तो ये स्टेट के लिए, मतलब जो सरकार होगा उसके लिए क्या होगा, ये निर्देश की तरीके से काम करेगा कि भाई आपको ये चीज को लागू करना है। ठीक है, आज लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, कल लागू करोगे तुम, परसों लागू तुम करोगे, जब भी तुमको सही टाइम लगेगा तुम इसको लागू करोगे, जो भी चीज यहां पे लिखा गया है। तो ये क्या होगा, ये उस समय पे ये तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, लागू नहीं किया जा सकता है। अब सिंपल सा चीज ये है कि अगर इसको तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है तो क्या हम इसको लागू कराने के लिए क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या। जैसे हम लोग देखें ना कि भाई अगर आपके पास में फंडामेंटल राइट का अगर आपका हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 226 के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और क्या होगा फिर, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये क्या करेगा, रिट जारी करेगा, और फिर जो क्या होगा, फिर सिंपल सा आपका जो मौलिक अधिकार अगर सही लग रहा है तो वो आपको मतलब वापस मिल जाएगा, है ना, आपका मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। ये सिंपल सा चीज है। लेकिन अगर डीपीएसपी का कभी अगर हनन होता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मतलब इसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी भी कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि यही दोनों में अंतर होता है। फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपके पास में है ना, ये इसको एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है इसको लागू कराने के लिए, फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए जो आपका न्यायालय है, जो आपका क्या बोलते हैं जुडिशरी है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर डीपीएसपी है इसको लागू कराने के लिए कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जुडिशरी का यहाँ पे रोल नहीं होता है, न्यायपालिका कोई खास रोल यहाँ पे नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 जो है वो आपका डीपीएसपी का बात करता है। इसको हम लोग कहां से लिए तो आपको ध्यान में होगा, इसको हम लोग कहां से लिए, इसको हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड से ही हम लोग क्या लिए, आयरलैंड से ही हम लोग लिए किसका, तो हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाएगा उसका जो पद्धति है वो हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसके अलावा जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 लोगों का चयन किया जाता है, चाहे वो खेल के फील्ड से, साहित्य के फील्ड से या फिर कला के फील्ड से, कहीं से भी जो हम लोग 12 लोगों को चुनते हैं, वो 12 लोग का भी जो चुनने का जो पद्धति है वो भी हम लोग कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
नीति निर्देशक तत्व जो है वो वे आदर्श हैं, वो एक प्रकार का प्रिंसिपल है जिन्हें राज्य क्या करता है, जिन्हें राज्य नीति बनाते और कानून को लागू करने के समय में ध्यान में रखता है। मतलब कि जब भी हम कोई कानून बनाएंगे, है ना, राज्य या फिर सरकार के मतलब के बिहाफ में जब भी हम कोई कानून बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम डीपीएसपी को ध्यान में रखेंगे। डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही हम कानून बनाएंगे हमेशा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमको एक डायरेक्शन देने का काम करेगा। जैसे आपको एक चीज मिलता है ना, जैसे कि आपको ध्यान में हो कि हम लोग का जब देश आजाद हुआ उस समय पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश ये करें कि हम लोग का मन ये था कि भाई पंचायत का व्यवस्था होना चाहिए, है ना, देश में पंचायत होना चाहिए, देश में म्युनिसिपैलिटी होना चाहिए, देश में म्युनिसिपैलिटी होना चाहिए, है ना, देश में आपका नगर पालिका, नगर पंचायत होना चाहिए। लेकिन क्या उस समय पे हम लोग लागू कर सकते थे? तो उस समय पे लागू नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ फिर हुआ ये कि भाई इसको लागू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लागू करने के लिए 1992 में हम लोग क्या करते हैं, उस 1992 में हम लोग थोड़ा अमेंडमेंट करते हैं, 73वां 74वां संविधान संशोधन होता है और उसके बाद में फिर क्या होता है, ये मेनली हम लोग इसको लागू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा चीज जिसको कि लागू किया जाएगा, है ना, जैसे इसमें गौ हत्या को बैन करने का बात किया गया है, इसमें आपका बात किया गया है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जितना भी लोग होगा, सभी जितने भी चाहे वो किसी भी धर्म के होंगे, उनकी शादी की पद्धति, है ना, कि भाई वो लोग एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेंगे, है ना, या फिर मान के चलते हैं वो लोग जो भी जितने भी भारत में लोग होंगे, उनका जो बच्चा को अडॉप्ट करने का, है ना, बच्चा को अडॉप्ट करने का, या फिर अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को तलाक देने का, या फिर संपत्ति को हस्तांतरित करने का, ये जितना भी रूल होगा ये सभी के लिए एक जैसा होगा। अभी एक जैसा नहीं है, अभी सभी धर्मों के लिए वो अलग अलग है। हिंदुओं के लिए अलग होगा, क्या बोलते हैं, मुस्लिमों के लिए अलग होगा, अलग अलग धर्मों के लिए वो अलग अलग होता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यूसीसी बात करता है कि भाई सभी के लिए एक जैसा सिविल कोड का बात करता है। तो ये क्या, ये आपका आर्टिकल 44 में है। तो ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, भारत का जो सरकार है ये कोशिश कर रहा है कि इसको लागू किसी तरीके से किया जा सके। ये क्या करने का काम करता है, इसका मेन विशेषता ये है कि ये क्या करता है, ये एक प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य करने की कोशिश करता है। मतलब कि राज्य में लोक कल्याण का मतलब लोगों के कल्याण को ज्यादा से ज्यादा को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपसे पूछे क्या इसको हम लोग न्यायोचित है या नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, ये गैर न्याय उचित है, मतलब यहाँ पे इसको क्या, ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको लागू कराने के लिए नहीं जा सकते। ये सिंपल सा बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है कि अगर इसमें बी आर अम्बेडकर जो है वो बोले थे कि ये क्या, ये एक प्रकार से आपका ऐसा चीज है जो कि एकदम किसी भी संविधान में आपको नहीं देखने के लिए मिलता है ना, आयरलैंड के संविधान में, लेकिन आपको अन्य किसी संविधान में ये चीज नहीं दिखता है। क्योंकि ये क्या है, ये हो सकता है कि आज से 500 साल भी बाद भी हो सकता है कि ये हमारे संविधान या फिर हमारे देश में जो कानून बनाने वाले लोग होंगे उनको ये उस समय पे भी क्या करेंगे, ये निर्देश देने का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या, ये आपका नीति निदेशक तत्व जो है वो हमेशा निर्देश देने का काम करते हैं कि भाई तुम क्या करो, तुम इस डायरेक्शन में काम करो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसमें आपको कौन कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखना है, हम कौन कौन सा आर्टिकल का बात किए, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक का बात किए डीपीएसपी का। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखना है, आपको आर्टिकल 40 ध्यान में रखना है। एकदम ये मस्त आर्टिकल है ना, ये एकदम आपको एकदम ऐसा आर्टिकल है जिसको एकदम आपको भूलना नहीं है, एकदम मस्त है ये। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 40 किस चीज का बात करता है, ये ग्राम पंचायत का बात करता है कि भाई ग्राम पंचायत होना चाहिए सभी जगह पे। ठीक है, उसके अलावा क्या, उसके अलावा इधर आपको कोई खास ध्यान नहीं देना है। हाँ, आर्टिकल 42 ध्यान में रख सकते हैं। आर्टिकल 42 क्या बात करता है, आर्टिकल 42 जो हम लोग देखते हैं ना कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, है ना, जब भी वो लोग प्रेग्नेंट होंगी तो उनको लीव दिया जाएगा, उनको छुट्टी दिया जाएगा। तो वो मैटरनिटी लीव जो है वो कहां पे है, आर्टिकल 32 में ही आता है। आर्टिकल 32 में मैटरनिटी लीव आता है। और जब भी आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे काम करने का जो कंडीशन होगा वो अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम जानवरों की तरीके से काम कराया जा रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। तो ये क्या, एक प्रकार से निर्देश है। तो ये क्या, ये एक प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये आपका आर्टिकल किस में है, आपका आर्टिकल 42 में है। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, आर्टिकल 42 जो क्या कर रहा है, जो सिंपल सा आपका मैटरनिटी लीव का बात कर रहा है। और ये बात कर रहा है कि आपका जब भी आप काम करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ह्यूमन कंडीशन है ना, कि आप मतलब एक प्रकार से मानव के काम करने लायक वहां पे कंडीशन होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जो क्या है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता का बात करता है। तो आर्टिकल 44 ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 45 ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 45 किस चीज का बात करता है, तो आर्टिकल 45 बात करता है कि 6 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे, 6 साल या 6 साल से जितने भी कम के बच्चे होंगे उनका देखभाल किया जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं जो हमारा आंगनबाड़ी है,
आंगनबाड़ी में क्या होता है मिली, आंगनबाड़ी में 6 साल या 6 साल से कम के जितने बच्चे होते हैं उनका देखभाल किया जाता है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना, आर्टिकल 45 के थ्रू ही हम लोग कोशिश करते हैं इसको करने का। तो आर्टिकल 44 ध्यान में रखना, हम कौन कौन सा आर्टिकल आपको बोले, आर्टिकल 40 बोले हम, आर्टिकल 42 बोले हम। आर्टिकल 40 क्या था, पंचायत था। आर्टिकल 42 क्या था, तो मैटरनिटी लीव और आपका मानव के काम करने लायक कंडीशन होना चाहिए जहां पे भी आप जॉब करते हैं, तो ये। उसके अलावा आर्टिकल 44 हम आपको बोले हैं। आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसके अलावा आपको मिलता है आर्टिकल 45 सिंपल सा बात करता है आपका 6 साल या 6 साल से जितने भी कम के बच्चे होंगे उनको आपको क्या करना है, उनको आपको एक तरीके से पोषण देना है, ठीक है, उनको आपको उनका ख्याल रखना है मिलने, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा आपको आर्टिकल 51, ठीक है, उसके अलावा सीधा आप 51 आर्टिकल ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51, ठीक है, आर्टिकल 51 क्या बात करता है, तो एक चीज हम लोग पढ़े हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, वसुधैव कुटुंबकम क्या बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम का सिंपल सा मतलब ये है कि पूरा जो विश्व है वो हमारा फैमिली है ना, तो हम क्या करेंगे, पूरे विश्व में शांति लाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या, ये एक प्रकार से भारत का जो सरकार है उसको ये निर्देश दिया गया है कि तुम क्या करोगे, तुम काम करोगे जब भी, तो इस चीज को ध्यान में रखोगे कि पूरा विश्व जो है वो क्या है, वो हमारा फैमिली है और हम पूरे अंतरराष्ट्रीय मतलब जितना भी देश है सभी में हम शांति लाने का प्रयास करें। तो यहां आपको ध्यान में रखना है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो बात किया गया है वो आपका आर्टिकल 51 में बात किया गया है। तो आपको यहां पे एक आर्टिकल 51 ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी ऐसा चीज जो कि निर्देश देने का काम करता है, किसको निर्देश देने का काम करता है, आपका राज्यों को निर्देश देता है, ठीक है, राज्य को या फिर सरकार को वो निर्देश देने का काम करता है। ऐसा चीज जिसको कि उस समय पे लागू नहीं किया जा सका उसको यहां इस डीपीएसपी में लिख दिया गया, जो कि आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इसके मतलब इसको लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सरकार का जब मन करेगा तब इसको लागू करेगा, नहीं मन करेगा नहीं लागू करेगा, सरकार कानून बना के इसको लागू करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल हम आपको ले, आर्टिकल 40 पंचायत, 42 आपका मैटरनिटी लीव और आपका ह्यूमन कंडीशन इन वर्क, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 44 आपका यूसीसी, आर्टिकल आपका 45 जिसमें हम बोले कि 6 साल से तक के जितने भी बच्चे होंगे उनका आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा आर्टिकल 51 जो कि आपका अंतरराष्ट्रीय शांति का बात करता है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का यहाँ पे डीपीएसपी भी हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। डीपीएसपी भी हम लोग का यहाँ पे खत्म हो चुका है। उम्मीद है ये पूरा चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है, पूरा चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नया टॉपिक को लेके आएंगे और क्या करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, 5 मिनट का बस ये बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना हम आर्टिकल बोल रहे हैं ना बस उतना आर्टिकल ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा आपको आर्टिकल्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बस जितना हम आर्टिकल आपको बताएं बस उतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चाहे हम आपको 14 बोले हैं, आपको 15 बोले हैं, आपको 17 बोले हैं, आपको 19 बोले हैं, आपको 21 और 21 ए बोले हैं, 23 बोले हैं, 24 बोले हैं, आपको आर्टिकल 32 बोले हैं, आर्टिकल 226 बोले हैं, ये सब जो आर्टिकल है, आर्टिकल 40, 42, 44 है ना, आपका आर्टिकल 51, ये सब जो आपका आर्टिकल है इन सभी को खाली आप क्या करिएगा, किसी एक पेज में केवल लिखिएगा, कोशिश करिएगा इसको याद करने का, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, केवल एक स्लाइड इसमें, 1-2 स्लाइड इसमें और बचा हुआ है और उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई नया चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोशिश करिए जितना जल्दी आप लोग क्या करिए, आप लोग कोशिश करिए कि यहाँ पे जो कोर्स हम लोग का चल रहा है उसमें आप लोग थोड़ा ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपका ज्यादा देर आपका एग्जाम में नहीं है, आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग जितना जल्दी हो सके इसको जल्दी खत्म करके कोशिश करेंगे टेस्ट वेस्ट भी स्टार्ट किया जाए, जिससे कि आपका कम से कम जेटेट वगैरह तो निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि जेटेट अगर निकला हुआ रहेगा तो हम लोग को पता है लगभग आपके पास में अभी 26,000 आपके पास में लगभग वैकेंसी, आपके पास में लगभग 25-26,000 आपके पास में वैकेंसी है जो कि आने वाला है ना। और ये आने वाला वैकेंसी गलती से अगर हाथ से छूट गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग का क्या हो, हम लोग का जेटेट हम लोग के पास में निकला हुआ रहे, है ना। आपको अगर जेटेट निकला हुआ रहेगा, आप लोग देखें ना कि भाई जिसका जेटेट बहुत पहले निकला हुआ था उसका भले कुछ भी हुआ लेकिन नौकरी तो लगा ही, है ना। बहुत सारे आप लोग ऐसे व्यक्तियों को देखें जिसका भले क्या बोलते हैं एज ज्यादा हो गया लेकिन उनका नौकरी लगा, तो ये आपको क्या करता है, एक एश्योरिटी देता है कि ठीक है नौकरी तो लग जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि जेटेट हम लोग का निकल जाए। कोशिश करिएगा जितना जल्दी से जल्दी आप लोग जॉब बैच को आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है, अगर आपको बैच आपको क्लासेस ठीक ठाक लग रहा है तो, ठीक है। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। किसी का भी कोई भी क्वेरी होगा,
कोर्स से रिलेटेड या फिर यहाँ क्लास से रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत लगेगा, कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा, तो आप लोग पूछने का काम करिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग पूछिएगा तो हम कम से कम बता सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए आज के क्लास को तो हम लोग यहाँ पे करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे हैं। सभी को थैंक यू।